आज जो अपने लेक्चर पढ़ना है आपका माइक्रोबायोलॉजी का, उसका नेम है क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। मीन टॉपिक नेम है जिसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन मीन के बैक्टीरिया जो आपकी कायनात में पाए जाते हैं वो कितनी टाइप्स के हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप फॉर्म। ठीक है, तो आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि हम मॉर्फोलॉजिस्ट की स्टडी करेंगे बैक्टीरिया की। मॉर्फोलॉजी क्या, बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें आप बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, यहाँ हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, की फॉर्म या स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फॉर्म की स्टडी करते हैं कि उसकी शक्ल कैसी है। तो एक चीज़ मैं आपको सब स्टूडेंट्स को बता लूँ कि आप जो है ये जो शेप्स की बेस पे बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, जिसकी तीन टाइप्स हैं। स्फेरिकल जो आपके पास कोकाई होते हैं बैक्टीरिया, सिंगुलर कोकस, वैसे प्लूरल में आप कहेंगे कोकाई। ठीक है, बेसिलाई सिंगुलर बेसिलस, और स्पाइरुलम या स्पाइरिला जमा में जब आप कहेंगे, और विब्रियो बैक्टीरिया। ये चार टाइप्स हैं। लेकिन एक चीज़ आप ये नोट करें कि ये टाइप्स जो है कुछ बच्चे जो है वो जब कल्चर हम बैक्टीरिया का करते हैं तो कॉलोनीज की फॉर्म में जो गोल गोल आपको बैक्टीरिया नज़र आते हैं उसको आप कोकस समझ लेते हैं। ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है। बैक्टीरिया को की जो ये शेप है ये आपको ओनली अंडर माइक्रोस्कोप नज़र आएगी। माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे अगर आप बैक्टीरिया किसी को राउंड देखें, मीन कि ये इनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ है। वो जो आप आम आँख से कल्चर की कॉलोनियाँ देख के बता देते हैं कि ये स्फेरिकल है तो मीन कि इसका मतलब होगा ये कोकाई है, वो आपकी मिसकंसेप्शन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया आम आँख से आपको नज़र आने भी नहीं है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये शेप की बेस पे हम बैक्टीरिया की ये चार टाइप्स आपको जो बताई हैं स्टडी करते हैं। सबसे पहले कोकस। कोकस जो है ये वो बैक्टीरिया हैं जिनको आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इनकी स्फेरिकल गोल शेप नज़र आएगी। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को आप कोकाई कहते हैं। ठीक है, इसकी जो कोकाई हैं बैक्टीरिया, इनकी आगे जो है आपकी अरेंजमेंट बैक्टीरिया की भी यहीं दे दी गई है, सेल अरेंजमेंट, कि वो किस तरह अरेंज होते हैं, किस तरह वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस तरह से भी। तो वो कोकाई जो आफ्टर डिवीजन, एक पेरेंट सेल है उसके बाद डिवाइड होते हैं तो दो बनेंगे, तो वो दो आपस में अगर जुड़ के रहते हैं, डाई का मतलब है टू। अगर दो कोकाई जो हैं वो आपस में मिल कर रहेंगे तो वो डिप्लो कोकाई कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डिप्लो कोकाई की शेप मैंने आपको दिखा दी है, ये साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है कोकाई बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोकोकस सेल अरेंजमेंट की टाइप्स जो है। स्ट्रेप्टोकोकस कि किस तरह सेल अरेंज होते हैं आफ्टर डिवीजन, आफ्टर सेल डिवीजन। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस हैं ये इन द फॉर्म ऑफ चेन आपके वो होंगे, मीन के अरेंज होंगे, चेन की फॉर्म में इनकी अरेंजमेंट होती है, साइड बाय साइड, यानी एक साइड से दूसरा सेल अटैच होगा, फिर उसके साथ इस तरह जो है जैसे तस्बीह के दाने होते हैं ये एक चेन बना लेते हैं, इनको आप स्ट्रेप्टोकोकाई कहोगे। ठीक है, अब आपके पास जो डिप्लोकोकस थे उनकी सॉरी एग्जाम्पल है नसीरिया गोनोरिया एंड नसीरिया मेनिंजाइटिस। ये दो बैक्टीरिया हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ गोनोरिया में और मेनिंजाइटिस में यूज़ होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं, किस अरेंजमेंट में पाए जाते हैं? डिप्लोकोकस। अच्छा, अब स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो साइड बाय साइड चेन में होते हैं। ये उनकी शेप आपको मैंने दिखा दी है कि किस तरह वो एक दूसरे के साथ किस सेल अरेंजमेंट में होते हैं। और इनकी एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस की एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आपके जो हैं सोर थ्रोट में होते हैं, इनके काज सोर थ्रोट, गला ख़राब जो होता है। ठीक है, नंबर दो जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स हैं ये आपके टूथ डिके में इन्वॉल्व हैं। टूथ डिके जो दांत में कीड़ा लग जाता है ये इन बैक्टीरिया की वजह से है। ये मैंने इसका जीनस नेम लिखा है, डॉट आगे स्पीशीज़ नेम है, स्ट्रेप्टोकोकस भी आप पूरा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये जो है आपके डेयरी प्रोडक्ट और योगर्ट में इन्वॉल्व होता है ये बैक्टीरिया। ये सारी आपकी स्ट्रेप्टोकोकस की टाइप्स हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो किस फॉर्म में होते हैं? चेन अरेंजमेंट। आगे जो तीसरी टाइप है कोकाई की जो हम पढ़ रहे थे वो है स्टेफिलोकोकस।
कोकस। स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया हैं ये इन द फॉर्म ऑफ बंच की फॉर्म में होते हैं, गुच्छे की सूरत में होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। इनमें एक लेयर जैसे ऊपर है तो दूसरी लेयर उनके नीचे या दाएं बाएं होगी। तो ये गुच्छा अंगूर के गुच्छे की फॉर्म में होते हैं। इनको आप स्टेफिलोकोकस कहते हैं। और स्टेफिलोकोकस की एग्जांपल आपकी बुक में जो कोड की गई है वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है ये रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और स्किन अफेक्शन में इन्वॉल्व होता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक आपका अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में, ठीक है। आगे जो हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में इसकी दूसरी टाइप पढ़नी है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, शेप के लिहाज से, वो है बेसिलाई। क्या है? बेसिलाई। बेसिलाई जो हैं ये वो बैक्टीरिया हैं जो आपको माइक्रोस्कोप की स्लाइड में रॉड शेप में नज़र आएंगे। रॉड शेप, ठीक है। रॉड शेप आपकी सिलेंड्रिकल टाइप शेप होती है, यूं शेप, जो टिपिकल बैक्टीरिया की, मोस्टली बैक्टीरिया की शेप है रॉड शेप, बेसिलाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका म्यूलर था उसने डिस्कवर भी बेसिलाई ही किए थे, ठीक है। अब रॉड शेप जो बैक्टीरिया हैं बेसिलाई। आगे स्पाइरुलम। स्पाइरुलम जो है ये आपके कार्व शेप्ड बैक्टीरिया हैं। कार्व शेप्ड बैक्टीरिया जो होंगे, हेलिकल टाइप बैक्टीरिया, हेलिकल जैसे आपके डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इनको आप स्पाइरुलम कहेंगे। ये जो है थिक, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक और रिजिड होती है और इनमें फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में है स्पाइरुलम वोल्टेंस। ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला बैक्टीरिया वो है बैक्टीरिया, ठीक है। आगे विब्रियो। विब्रियो जो है ये कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। कोमा कैसे होता है? कोमा शेप्ड बैक्टीरिया हैं ये जो है। इसकी एग्जांपल आपके पास है विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा। कॉलरा क्या होता है? हैजे की बीमारी को कहते हैं, ठीक है। विब्रियो कॉलरा काज डिजीज कॉलरा, ठीक है। अच्छा, आगे आपकी जो है ये थी आपकी सारी क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया अब हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में आप इस डायग्राम को सबसे पहले देखें। डायग्राम में आपको सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग नज़र आ रही है इसको हम कैप्सूल कहेंगे। क्या कहेंगे? कैप्सूल। उसके इनर वॉल में आप देख रहे हैं कि एक वॉल नज़र आ रही है आपको, इसको हम सेल वॉल, बैक्टीरिया की क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल के जो इनसाइड मेम्ब्रेन होती है उसको आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं और इसमें जो फ्लूइड होगा उसको आप पेरिप्लास कहते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल इसके स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आपको सेल वॉल के जब भी आप बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये आउटर स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। इसके अलावा आप चारों तरफ जैसे दरख्त की शाखें होती हैं उस तरह के स्ट्रक्चर ब्रांचेस की तरह देख रहे हैं। इसको आप क्या कहते हैं? पिल्लाई, ठीक है। एक को पिलस कहेंगे और इन सब को इकट्ठा पिल्लाई कहेंगे। इनको सेक्स पिल्लाई भी कहते हैं। एक्चुअली ये जहाँ बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है किसी और बैक्टीरिया के साथ, ये वहाँ अटैचमेंट का काम करते हैं। क्या करते हैं? और आपका जो फ्लैजेला है ये बैक्टीरिया को मूवमेंट देता है। इसके अलावा इसके सेंटर में आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं बैक्टीरिया के। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन बैक्टीरिया की आउटर बाउंड्री में आपको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से आप बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता। और क्रोमोसोम्स के इस एरिया को आप न्यूक्लियाइड्स कहेंगे। आप उसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? न्यूक्लियाइड्स, क्योंकि इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और इसके आपको जो दरमियान में डॉटेड फॉर्म में जो एरिया नज़र आ रहा है इस सारे एरिया को आप साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये वो जगह है जहाँ आपके और ऑर्गेनेलीज बैक्टीरिया के सारे सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। इसका काम जो है वो बैक्टीरिया में न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन भी है, ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट करना भी है। और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड मटेरियल जो है वो वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में पड़े होते हैं, ठीक है, तभी ये जेली लाइक अपीयरेंस देता है। ये सब आपके आउटर और इनर स्ट्रक्चर हो गए। अब हम हर स्ट्रक्चर की जो है वो डिटेल पढ़ेंगे।
तो बैक्टीरिया के लिहाज से कि बैक्टीरिया जो है तमाम बैक्टीरिया में आउटर जो कवरिंग होगी उसको आप सेल वाल कहेंगे। ये जो सेल वाल है इसका फंक्शन जो है सेल की प्रोटेक्शन है। और जो बैक्टीरिया की सेल वाल है तमाम बैक्टीरिया में तकरीबन सेल वाल होती है, सिर्फ एक ही बैक्टीरिया जिसका नाम माइकोप्लाज्मा है ये वाल लेस बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द सेल वाल नहीं होती। ठीक है, अब हम अगर कंपोजिशन देखें कि बैक्टीरिया की सेल वाल जो है वो किस तरह कंपोज हुई है, किन चीज़ों से कंपोज है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो उसमें जो मटेरियल होता है उसको आप पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन मटेरियल। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन मटेरियल है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, एक का नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और दूसरा अमाइनो एसिड है एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड। ठीक है, लेकिन इनमें भी एक्सेप्शनल केसेस हैं। आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, ऐसे बैक्टीरिया जो प्राइमरी स्टेन को या ग्राम स्टेन को रिटेन करते हैं, तो वो ऐसे बैक्टीरिया या एक्सेप्ट करते हैं, इनको आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो अब आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल होगी वो भी पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होगी, उसमें भी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड होंगे। लेकिन उसके अंदर जो है ना जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उसकी सेल वाल में एक्सेप्शन है कि उसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स, एन एसिटाइल ग्लूकोमेसामीन और एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड के अलावा आपके पास एक थर्ड सब्सटेंस होगा, उसे टिकोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, और ये जो है ये थोड़ी थिक भी होती है, 25 नैनोमीटर तक ये ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो 3 नैनोमीटर तक होती है। सही है? अच्छा, ये पॉइंट सेल वाल सबको समझ आ गई। सेल वाल के बाद जो आपके पास सेल वाल से आउटर मटेरियल है वो है कैप्सूल। क्या होता है? कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें बेसिलाई और कोकाई आते हैं, वो अपने इर्द गिर्द कुछ कंडीशंस में एक जेलेटिनियस लेयर का स्टिकी सा जो है कोट बना लेते हैं, उसको आप कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, कैप्सूल जो है ये बैक्टीरिया को जो है वो अंडर जिसमें डॉर्मेंट कंडीशन में बैक्टीरिया नहीं होता, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में होता है, तो अपने इर्द गिर्द जो है अपने आप को बचाने के लिए एक कोर्स सा एक स्टिकी सा जेलेटिनियस लेयर बना देता है, उसको कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, कैप्सूल के बाद जो है कैप्सूल जो है वो आपका ग्लाइकोकैलिक्स मटेरियल का बना होता है। कौन सा? हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स मटेरियल जो है इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फाइबर होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फाइबर होता है वो डेक्स्ट्रिन फाइबर होता है। कौन सा होता है? डेक्स्ट्रिन फाइबर होता है। तो आपका जो कैप्सूल है वो कैप्सूल जो है वो बाज़-औक़ात जो आपका बैक्टीरिया है वो बाज़-औक़ात लूज लेयर ऑफ कैप्सूल बनाता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कैप्सूल की टाइप ही है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना लूज लेयर में होता है, तो उसको आप ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। और ये किस फैब्रिक्स इनमें कौन से फाइबर्स होते हैं? डेक्स्ट्रिन फाइबर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का मैंने बताया कि ये जेली लाइक मटेरियल है। जैसे हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो आपके पास क्लियर शफाफ जेली लाइक मटेरियल होता है, और इसका जैसे हर सेल में यही फंक्शन होता है कि ये सेल के अंदर मुख्तलिफ जो गैसेज हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है, एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली तक सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स की को प्रोवाइड करने में। और दूसरा इसका ये भी रोल होता है कि ये जो आपके ऑर्गेनेलीज हैं सेल के जितने पार्ट्स हैं उनको अपने अंदर सस्पेंड रखता है। ठीक है, और उनको सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज रखता है। और ये इसका एक और फंक्शन ये भी है कि ये बैक्टीरिया को शेप भी देता है। ठीक है, अगर आपका बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट बाउंड्रीज और साइटोप्लाज्म ना होते तो आपके बैक्टीरिया एक पार्टिकुलर शेप में ना होता। ये जो है इसमें होता क्या है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स, आपके पास प्रोटीन्स, साल्ट्स, मिनरल्स, ये डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं वाटर में, तो तभी इसको हम जेली लाइक मटेरियल जो है ये आपको नज़र आता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है क्रोमोसोम्स। पहले ही मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ कि आपके बैक्टीरिया के सेंटर एरिया में न्यूक्लियस नहीं होता,
बल्कि उसकी जगह क्रोमोसोम्स मौजूद होगा। ये क्रोमोसोम्स जो हैं इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया ये इन क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इस वजह से आप जो है इसको कह सकते हैं कि ये क्रोमोसोम्स को न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, बल्कि जो ये एरिया जिधर ये क्रोमोसोम मौजूद होते हैं इस एरिया को न्यूक्लियाइड कहेंगे। कहेंगे न्यूक्लियाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है जो हमने डिस्कस करना है वो है प्लाज्मिड्स। अगर आप देखें तो साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं आपको जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इनको आप प्लाज्मिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स। इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए। मीन के बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स जो मिड में है उसके अलावा जो है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स होंगे, इनको आप प्लाज्मिड्स कहोगे। प्लाज्मिड्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि आप जितनी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसमें आप इसी को डिजायर्ड डीएनए मटेरियल यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, लेने के लिए बैक्टीरिया से, और उसमें जीन इम्पैक्ट एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपका प्लाज्मिक मटेरियल जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो है इसके अंदर जो जीन्स भी होती हैं, लेकिन ये जीन्स बैक्टीरिया की ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन इसको एज अ जेनेटिक मटेरियल ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मिड्स की टाइप्स हैं। प्लाज्मिड्स के अंदर आपके पास जो जीन्स होंगी इनको आर फैक्टर भी कहते हैं। मैं उस तरफ आ रही हूँ, ठीक है। इनको आर फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो जीन्स होती हैं वो जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक फंक्शंस जो हैं इनके रिप्रोडक्शन या ग्रोथ उसमें तो इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो जीन्स होती हैं वो कोई आप ड्रग देंगे जब बैक्टीरिया के खिलाफ मीन के एंटीबायोटिक देंगे तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर देती हैं। मीन के उस ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस जब पैदा होगी तो वो ड्रग इस बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्ट नहीं शो कर सकेगी, ठीक है। तो इनको आर फैक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो जीन्स होती हैं वो रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करती हैं अगेंस्ट मुख्तलिफ ड्रग्स जो हैं एंटीबायोटिक्स के। अच्छा, आगे राइबोसोम्स हैं। तो आपके बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होंगे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दानेदार स्ट्रक्चर, इनको राइबोसोम्स कहते हैं। और जिस तरह किसी आम सेल में राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये भी इधर जो है प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन मेथड से बनाएंगे, ठीक है। आगे इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं ये एक्चुअली ग्लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्टार्च के, ग्लाइकोजन के या लिपिड के, जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है कि ये ड्यूरिंग स्टारवेशन पीरियड, बैक्टीरिया में जब स्टारवेशन पीरियड आता है, जब इन्वायरमेंटल इफेक्ट उनके लिए ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया जो है उस वक्त ये इसको अपना स्टोर हाउस बना के रखते हैं न्यूट्रिएंट मटेरियल को, और उस वक्त यूज़ करते हैं ड्यूरिंग स्टारवेशन पीरियड, ठीक है। स्टारवेशन की समझ आई है सबको? स्टारवेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें बैक्टीरिया के लिए इन्वायरमेंट जो है जिसमें उसने रहना है वो अनफेवरेबल हो जाता है। मीन के उसकी जो है वो फ्रीली नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल कोई ड्रग बॉडी में आप इंजेक्ट करते हैं, कोई टेम्परेचर इशू है, बैक्टीरिया के लिए जो भी फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा वो इन्वायरमेंट जब उसके लिए अनफेवरेबल हो जाता है तो उस अनफेवरेबल कंडीशन को आप स्टारवेशन कहते हैं। उर्दू में इसको कैद साली कहते हैं। मीन के उसको भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस कैद साली में क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन होगी। अच्छा, वोलेटिन, ये जो मटेरियल है इसको ये आप कह सकते हैं डिपोट्स ऑफ फॉस्फेट। ये भी मुख्तलिफ किस्म के फॉस्फेट्स के जो ज़ख़ीरे होते हैं ये मौजूद होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। ये वोलेटिन मटेरियल जो है ये भी स्टारवेशन पीरियड में एक तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा ये जो है मिथाइलिन ब्लू या कोई भी डाई है उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या स्टेनिंग के दौरान कलर देंगे। जो स्टेनिंग को हम किस लिए यूज़ करते हैं? बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए, पता करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू जब आप डाई यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया में मौजूद ये वोलेटिन मटेरियल जो है वो मुख्तलिफ कलर देंगे मिथाइलिन ब्लू के साथ, तो वो उस कलर से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये कौन सा बैक्टीरिया,
ठीक है, आगे है मैग्नेटोसोम्स हैं आपके। मैग्नेटोसोम्स जो हैं ये वो मटेरियल हैं, ये भी आपके स्टार्वेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन है, वो आपको बता चुकी हूँ कि सेल वाल के इनसाइड की जो मेम्ब्रेन होगी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स से मिल के बनी होती है। लिपिड्स की बाई लेयर होती है और प्रोटीन सैंडविच होता है उसके। आगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम पढ़ेंगे इसका। सेल इन्वेलप क्या है? अब ये तीनों स्ट्रक्चर, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, चाहे सेल वाल है, या आपके बैक्टीरिया का जो आउटर कैप्सूल है, इसको कलेक्टिवली जो है आप सेल इन्वेलप का नाम दोगे। क्या दोगे? कलेक्टिवली आप क्या कहोगे इसको? सेल इन्वेलप।